तो आज का टॉपिक है एसी, अल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है? अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है? इसमें एसी होता है अल्टरनेटिंग करंट। इसमें क्या होता है? डायरेक्शन चेंज होता है। ये पीरियोडिकली वैरिंग करंट या वोल्टेज होता है। करंट या वोल्टेज होता है, ये पीरियोडिकली वेरी करता है। तो इसमें कुछ इस टाइप से होता है, उसमें कुछ इस टाइप से होता है, ऐसे करके जाएगा, ऐसे करके, और जो भी है ये टाइम पीरियड के साथ वेरी करता है। एग्जाम्पल के तौर पे देखो, तो ये है एक अल्टरनेटिंग करंट, ये करंट है, ये वोल्टेज भी हो सकता है, ये टाइम है, तो ये ऐसे वेरी कर रहा है। ये साइनसोइडल होता है। ये क्या होता है? साइनसोइडल सोर्स होता है। तो देखो यहां करंट, यहां पे राइट वर्ड है, पॉजिटिव का मतलब क्या है? राइट वर्ड करंट है, और फिर हो गया लेफ्ट वर्ड करंट। इसकी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों वेरी करती है, राइट भी है लेफ्ट भी, इसको बोलते हैं साइनसोइडल सोर्स। दूसरा जो होता है, ऐसा हो सकता है, इसको बोलते हैं स्क्वायर वेव पल्स या रेक्टेंगुलर वेव पल्स। यहां तक इस तरह से, यहां तक इस तरह से, फिर यहां के बाद इस तरह से। तो ये आई था, जीरो से लेकर यहां, इसको बोलेंगे जीरो, इसको टाइम पीरियड बोलेंगे टी, इसको बोलेंगे जीरो, इसको बोलेंगे टी। ये इसका एक साइकिल कंप्लीट हो रहा है। तो करंट यहां तक कांस्टेंट था, फिर यहां तक कांस्टेंट रहा, फिर यहां तक कांस्टेंट रहा। तो करंट एक पर्टिकुलर टाइम के बाद अपने पोलैरिटी को चेंज कर ले रहा है, मैग्नीट्यूड कौन, इसको बोलते हैं स्क्वायर वेव। स्क्वायर वेव ये एक इलस्ट्रेशन है, वन ऑफ द एग्जाम्पल है। ये थर्ड है, ये थर्ड क्या है? ये ट्रायंगुलर वेव, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, लाइक दैट। ये है करंट या वोल्टेज, और ये है टाइम। तो ये देखो, ये पहले बढ़ा, कहां तक गया? जीरो से आई नॉट तक गया, फिर घटा, फिर यहां आया, फिर यहां। एक साइकिल का मतलब है ये अपने को रिपीट करेगा, ये इसका टाइम पीरियड कहलाएगा। इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे ट्रायंगुलर पल्स, ट्रायंगुलर वेव फॉर्म, ट्रायंगुलर वेव फॉर्म। ये सब अल्टरनेटिंग करंट है, ये सब अल्टरनेटिंग करंट है, क्योंकि इनमें इनकी मैग्नीट्यूड चेंज हो रही है। देखो मैग्नीट्यूड और पोलैरिटी प्लस भी है और माइनस भी है। सिमिलरली ऐसा एक ले सकते हो, ऐसा एक ले सकते हो, ये आई है और ये टी है, ये आई है और ये टी है। पहले ये ग्रो करता है यहां से स्ट्रेट लाइन में यहां तक, फिर सडनली यहां पहुंचता है, फिर ऐसे ग्रो करता है, फिर सडनली यहां पहुंचता है। इसको बोलते हैं साउ टूथ वेव। यहां से यहां गया, फिर यहां स्टार्ट हुआ, ऐसे गया, फिर यहां स्टार्ट हुआ, ऐसे गया। इसको बोलते हैं साउ टूथ वेव। ठीक है, क्योंकि ये साउ टूथ जैसा दिख रहा है, जो हेक्सा होता है कट करने वाला, साउ टूथ वैसा दिख रहा है, तो बोलते हैं साउ टूथ। ये जीरो से लेके आई नॉट तक ग्रो कर रहा है। ये सारे अल्टरनेटिंग करंट है। तुम यहां देख सकते हो कि यहां पर जितना पॉजिटिव है उतना ही नेगेटिव भी है, और ये खुद को एक पर्टिकुलर टाइम के बाद रिपीट कर रहा है। इसको बोलेंगे टाइम पीरियड। देखो हाफ टाइम तक पॉजिटिव था, तो हाफ टाइम तक नेगेटिव था। तो साइनसोइडल, हालांकि जो तुम्हारा एनसीईआरटी है, ये तुम्हारा मेंस का सिलेबस होता है, उसमें सिर्फ हम साइनसोइडल वेव ही पढ़ते हैं, बट ये होते हैं, ये जो है इसको स्क्वायर वेव बोलते हैं, ट्रायंगुलर वेव बोलते हैं, साउ टूथ वेव बोलते हैं। तो ये डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ, ऐसा भी हो सकता है कि सेमी सर्कल हो, ऐसा भी हो सकता है सेमी सर्कल हो, फिर एक सेमी सर्कल हो, फिर एक सेमी सर्कल हो, एक सेमी सर्कल अप हो और दूसरा उसके बाद सेमी सर्कल डाउन हो, फिर एक अप हो, फिर एक डाउन हो, तो ऐसा भी हो सकता है। तो कोई भी पैटर्न जो हाफ टाइम में जो है उसका नेगेटिव नेक्स्ट हाफ टाइम में है, और ये एक पर्टिकुलर टाइम के बाद खुद को रिपीट करता है, इसको बोलते हैं साइनोसोइडल सोर्सेस। ठीक है, ले लो स्क्रीनशॉट, या नोट करना चाहो कर लो। हाँ, नहीं, ये तो वैल्यू चेंज हो रही है, बिल्कुल। ये एक कंडक्टर है, इसमें करंट पहले ऐसे गया, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे गया, करंट अप डाउन। यानी एक तरह देखो चार्ज जो है ना, चार्ज वो एसएचएम कर रहा है। जो चार्ज है, कंडक्शन में क्या होता था? करंट फ्लो करता था। कंडक्शन में क्या होता था? करंट फ्लो करता था। बट यहां पर क्या है? करंट फ्लो नहीं कर रहा है, यहां पे एसएचएम कर रहा है। तो जब राइट जा रहा है, जो राइट जा रहा है, तो क्या कहेंगे? करंट
अगर पॉजिटिव चार्ज राइट जा रहा है तो करंट राइट वर्ड है, और लेफ्ट आ रहा है तो करंट लेफ्ट वर्ड है। जो अपने मीन पोजीशन पे है, सोचो एक चार्ज को लो, एक चार्ज को पकड़ो और इस चार्ज को एसएचएम करा दो, तो क्या होगा? जब यहां पर होगा तो जब वेलोसिटी मैक्सिमम होगा तो करंट मैक्सिमम होगा, और जब यहां पर वेलोसिटी होगा जीरो एक्सट्रीम पॉइंट पे, करंट होगा जीरो। फिर जब करंट यहां क्रॉस करेगा, करंट होगा मैक्सिमम और निगेटिव होगा। तो हर चार्ज एसएचएम कर रहा है। क्यों एसएचएम कर रहा है? क्योंकि जो फील्ड अप्लाई करते हैं ना, वो एसएचएम कर रहा होता है। और तुमको पता है F इक्वल टू क्यू ई होता है, F इक्वल टू क्यू ई होता है। तो एक्सीलरेशन भी एसएचएम में होता है, क्योंकि फोर्स एसएचएम में है। तो देखेंगे कैसे होता है। ये डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ अल्टरनेटिंग करंट है। इसको नोट कर लो या स्नैपशॉट ले लो। किसी को इसमें डाउट? यहां तक तो कुछ बताया नहीं, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलो देखो, जब भी कोई करंट होता है उसमें दो वैल्यूज डिफाइन करते हैं और वो पूछे जाते हैं। पहला, इसमें दो ही न्यूमेरिकल है पूरे चैप्टर में, इसमें दो ही न्यूमेरिकल है पूरे चैप्टर में, समझ लो। एक आरएमएस वैल्यू निकालना, एवरेज वैल्यू निकालना। दूसरा आरएलसी सीरीज सर्किट को सॉल्व करना, बस, ठीक, दो ही चीजें। तो पहला हम जो चीज डिफाइन कर रहे हैं वो है कि किसी भी एसी सोर्स में हम किसी भी टाइम इंटरवल में हम इसकी दो वैल्यू निकालना चाहते हैं, एवरेज करंट और इंस्टेंटेनियस करंट। क्या निकालना चाहते हैं? एवरेज करंट और इंस्टेंटेनियस करंट। एवरेज करंट क्या होता है, इंस्टेंटेनियस करंट क्या होता है, जरा देखो। एवरेज करंट होता है देखो, तुम समझ रहे हो कि करंट वेरी कर रहा है, करंट मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों में वेरी कर रहा है। तो किसी पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में वो एक पर्टिकुलर चार्ज भेजेगा, किसी पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में वो किसी पर्टिकुलर अमाउंट का चार्ज, नेट चार्ज भेजेगा, क्योंकि वो वेरी कर रहा है। कभी चार्ज का रेट फास्ट होगा, कभी स्लो होगा। जितना चार्ज उसने नेट चार्ज भेजा, वही चार्ज उसी टाइम में वो किस कांस्टेंट करंट के लिए भेजता, समझो। इसका मतलब है करंट फॉर विच कांस्टेंट करंट which sends same net charge in same time interval as due to this variable current। समझो, ये करंट वेरिएबल है, तो इसने जो चार्ज भेजा, नेट चार्ज, उतना ही चार्ज। इसका मतलब क्या है, इसने कितना चार्ज भेजा। अगर ये करंट फंक्शन ऑफ टाइम है, अगर ये करंट फंक्शन ऑफ टाइम है, टाइम के साथ वेरी कर रहा है, तो आई डी टी का इंटीग्रल क्या देगा, आई डी टी का इंटीग्रल क्या देगा, ये देगा नेट चार्ज फ्लो, देगा ना। अगर ये करंट वेरिएबल ना होता, अगर ये करंट वेरिएबल ना होता, कांस्टेंट होता, तो इसी टाइम में ये इतना ये देता। अगर इसकी जगह पे हम रिप्लेस कर दें एक कांस्टेंट करंट, इसी टाइम 0 से t में ये कितना करंट देता, कितना चार्ज देता, आई सम कांस्टेंट इनटू टी। इसको बोलते हैं आई एवरेज। यानी आई एवरेज का वैल्यू होगा इंटीग्रल ऑफ I as function of t dt from 0 to t divided by I as function of t 0 to t, ये हो गया टोटल चार्ज फ्लो, डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन, डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। ये तो हो जाएगा सीधे t माइनस 0। ये होता है एवरेज वैल्यू, ये टोटल चार्ज फ्लोन, ये टोटल चार्ज फ्लोन बाय टोटल टाइम टेकन, net charge flown by net time taken. This is average value of current. Agreed? Yes, sir. Yes, sir. इसका मतलब है एरिया अंडर ग्राफ, इसका मतलब है एरिया अंडर, इसका मतलब होता है एरिया अंडर आईटी ग्राफ।
ये तुम समझते ही हो। अब समझो एक सिंपल सा, जैसे तुम समय इलस्ट्रेशन ले रहे हैं, सिंपल सा एग्जांपल ले रहे हैं। ये ट्रायंगुलर वेव है, ये है आई और ये है मान लो T0/2, जो भी है T0/2। हमको यहां से यहां तक में इसका, और ये वैल्यू कितना दिया है आई मैक्स। हमसे पूछा गया है यहां से यहां तक में इसका एवरेज वैल्यू कितना है। हमसे पूछा गया है यहां से यहां तक में इसका एवरेज वैल्यू कितना है। तो क्या करेंगे, टोटल चार्ज फ्लो इसका एवरेज वैल्यू, एवरेज करंट फ्रॉम 0 to T0/2 या जो भी है कितना होगा, ये हो जाएगा। देखो होगा तो ये इंटीग्रल ऑफ आई डी टी फ्रॉम 0 से T/2 डिवाइडेड बाई T/2 माइनस 0, ये हो जाएगा। देखो एरिया डिवाइडेड बाई T/2 माइनस 0 होगा ना। एरिया कितना है बताओ, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाइट कितना है, आई मैक्स है ना, डिवाइडेड बाय T0/2। तो देखो ये और ये तो कट गया, कितना आएगा आई मैक्स पे। इसका मतलब क्या हुआ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस आई मैक्स बाय 2? इसका मतलब है अगर यहां अगर हम एक कांस्टेंट करंट पास कर रहे हैं, कितना, आई मैक्स बाय 2। अगर हम यहां से यहां तक एक कांस्टेंट करंट पास कर रहे हैं, कितना, आई मैक्स बाय 2। हम ये जो वेरिएबल करंट है उसकी जगह कांस्टेंट करंट दे दें उसी टाइम इंटरवल में, तो एरिया अंडर दिस रेक्टेंगल और एरिया अंडर दिस ट्रायंगल सेम आता। समझ रहे हो? अगर हम जितना चार्ज यहां से यहां फ्लो किया, कभी कम रेट से फ्लो किया, कभी ज्यादा रेट से फ्लो किया, अगर ये कांस्टेंट करंट होता आई मैक्स बाय 2, तब भी उतना टाइम इंटरवल में उतना ही चार्ज फ्लो करता, यानी एरिया अंडर ग्राफ उतना ही आता। इसको बोलते हैं आई मैक्स। यहाँ पे आई मैक्स, इसमें आई एवरेज का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहां से यहां तक में आई मैक्स बाय 2। ठीक है, तो इसको याद रखना, आई टी डी टी 0 to T या कोई भी टाइम इंटरवल T1 से T2, आई डी टी 0 to T, ये होता है आई एवरेज। ठीक, तो तुमसे ये पूछा जाएगा एवरेज वैल्यू निकालने के लिए, बताते हैं कैसे। लिख लो उसको या शॉर्ट ले लो। तो याद रखना, एवरेज करंट इज रिलेटेड टू सेम नेट चार्ज। एवरेज करंट इज रिलेटेड टू सेम नेट चार्ज। ठीक है, एवरेज करंट इज रिलेटेड टू सेम नेट चार्ज। तो ये बताओ बिना कैलकुलेशन के, इस एक साइकिल में टोटल एरिया कितना होगा, 0 प्लस ए ये माइनस ए ये। तो एक पूरे साइकिल 0 से T0 में इसका नेट चार्ज 0 होता है। क्यों, ये है पॉजिटिव चार्ज, ये है नेगेटिव चार्ज, नेट चार्ज 0 आता है। इसीलिए आई एवरेज का वैल्यू 0 है, चाहे वो कोई भी सिमेट्रिकल ग्राफ हो जो पॉजिटिव नेगेटिव में सेम है। पूरे साइकिल में यहां से यहां तक का एवरेज वैल्यू पॉजिटिव है, आएगा यहां से यहां तक का, 0 से लेकर T0/2 तक। बट यहां से यहां तक जाओगे तो प्लस और माइनस इक्वल है, कैंसिल आउट हो जाएगा। इसीलिए एवरेज वैल्यू करंट का 0 होता है। एवरेज वैल्यू अल्टरनेटिंग करंट का 0 होता है। देखते हैं और क्या क्या होता है इसमें। ठीक है, कोई डाउट? फोटो ले लिया, मिटाओ, चलो अब देखो, एक और दूसरा वैल्यू डिफरेंस बोलते हैं रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। क्या बोलते हैं, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। वो क्या होता है इसमें, दूसरा होता है रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, IRMS। ये क्या होता है, वो करंट जो सेम इंटरवल में सेम हीट प्रोड्यूस करे,
सेम चार्ज नहीं, एवरेज में क्या होता है सेम चार्ज, यहां क्या होता है सेम हीट, याद रखना। दैट कांस्टेंट करंट, कांस्टेंट करंट मीन्स क्या हुआ डीसी करंट, दैट कांस्टेंट करंट which produces same amount of heat as the variable current। दोनों में फर्क है, बता रहे हैं क्या फर्क है। देखो अब हम क्या कह रहे हैं यहां में, इसका मीनिंग ये बता रहे हैं कि चूंकि एक रेजिस्टेंस है और इस रेजिस्टेंस में तुमने एक टाइम वेरिंग करंट पास कर दिया जो टाइम के साथ वेरी कर रहा था, तो इसमें पावर जो होगा, पावर क्या हो जाएगा आई स्क्वायर आर। तो इसमें जो हीट प्रोड्यूस होगा, जो इसमें हीट प्रोड्यूस्ड होगा वो होगा इंटीग्रल ऑफ आई एज फंक्शन ऑफ टी, आई एज फंक्शन ऑफ टी स्क्वायर इंटू आर डी टी, होगा ना। ये एक पावर है, इंस्टेंटेनियस पावर है, पावर होता है डी एच बाई डी टी। तो टोटल हीट प्रोड्यूस 0 से टी टाइम में ये होगा। अगर इसकी जगह पर जो टाइम वेरिंग करंट है, जो वेरिएबल करंट, अगर हमें कांस्टेंट करंट दे दें, लेट अस कॉल इट आई, अरे कांस्टेंट करंट दे दें और ये कांस्टेंट होता आई, कुछ वैल्यू आई, तो उस केस में पावर क्या होता, कांस्टेंट होता आई स्क्वायर आर, आर तो कांस्टेंट है ही, ये होगा आई स्क्वायर आर इंटीग्रल ऑफ dt। समझ रहे हो, है ना। ये टाइम वेरिंग करंट है जो हर इंस्टेंट पे अलग अलग पावर दे रहा था, कभी कम कभी ज्यादा। ये कांस्टेंट करंट है जो हमेशा कांस्टेंट था, फिक्स वैल्यू था आई, तो आई स्क्वायर आर डी टी। जब इसको करोगे तो आर से आर तो कट जाएगा, तो आई स्क्वायर का वैल्यू होगा इंटीग्रल ऑफ आई एज फंक्शन ऑफ टी स्क्वायर डी टी बाय इंटीग्रल ऑफ डी टी, होगा ना। ये क्या है बताओ, ये क्या है, ये है एवरेज वैल्यू ऑफ स्क्वायर। ये क्या है, ये क्या है, ये जो पूरा टर्म तुमको दिख रहा है, पिछली बार क्या किए थे आई टी डी टी किए थे, तो क्या आया था एवरेज वैल्यू ऑफ करंट। ये क्या है एवरेज ऑफ स्क्वायर ऑफ करंट, ये है एवरेज ऑफ मीन ऑफ स्क्वायर ऑफ करंट, सही है। क्योंकि फंक्शन यहां पे क्या है आई का स्क्वायर है, एक नया फंक्शन, वहां क्या था एफ टी, वहां था आई टी डी टी, तो वो था एवरेज करंट। ये है स्क्वायर इस फंक्शन का एवरेज वैल्यू। एनी फंक्शन एफ डी टी, एनी फंक्शन एफ डी टी इंटीग्रल बाय डी टी इंटीग्रल इज एवरेज वैल्यू ऑफ दैट फंक्शन। यहां कोई फंक्शन डाल दो एफ डी टी बाय इंटीग्रल ऑफ डी टी, दैट इज द एवरेज वैल्यू ऑफ दैट फंक्शन। तो ये जो है एवरेज वैल्यू ऑफ स्क्वायर ऑफ करंट बता रहा है। इसको हम बोलते हैं मीन ऑफ स्क्वायर ऑफ करंट। क्या बोलते हैं मीन ऑफ स्क्वायर, इसको बोलते हैं हम लोग मीन ऑफ स्क्वायर ऑफ करंट। इसको रूट ले लें, इसके बाद इसको रूट ले लें, तो आई की वैल्यू क्या है हो जाएगी, आई की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट ऑफ दिस इंटीग्रेशन, होगा ना। इसको बोलते हैं रूट ऑफ, इसको बोलते हैं रूट ऑफ मीन ऑफ स्क्वायर ऑफ करंट। रूट ऑफ अंडर रूट ऑफ मीन ऑफ एवरेज ऑफ स्क्वायर ऑफ करंट। तो इसको हम लिख सकते हैं आई आर एम एस का स्क्वायर। तो याद रखना, तुमको जब किसी क्वेश्चन में करना होगा तुम ये काम करोगे, क्या करोगे तुम, पहले तुम आई स्क्वायर का एवरेज वैल्यू निकाल लोगे, आई स्क्वायर का एवरेज वैल्यू निकाल लोगे, बाद में उस इंटीग्रल का रूट लोगे, तो तुम्हारा जो फॉर्मूला बनेगा वो इस तरह से बनेगा। तुमको जब भी करना है, कोई भी फंक्शन दे दें, लिखना है आई आर एम एस का स्क्वायर। आई आर एम एस डायरेक्टली नहीं निकालोगे, पहले स्क्वायर का मीन निकालोगे, पहले स्क्वायर का आई वन स्क्वायर प्लस आई टू स्क्वायर प्लस
I3 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3 अंडर रूट। इसका मतलब क्या होता है, I1 स्क्वायर प्लस I2 स्क्वायर प्लस I3 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3। ये क्या है, ये है एवरेज ऑफ मीन ऑफ स्क्वायर्स ऑफ वेलोसिटी। तब इसका रूट लेते हैं। इसको पहले निकालोगे, इसको बाद में उसको लास्ट में इंटीग्रेट कर देना। ये होगा I स्क्वायर डी टी बाई डी टी, 0 से t 0 से t। इसका मतलब ये इस तरह से होता है, ठीक है। तो दो फॉर्मूले हैं तुम्हारे पास, एवरेज। लेकिन अब याद रखना ये चीज, चाहे करंट प्लस हो या माइनस हो, चाहे करंट प्लस हो या माइनस हो, उसका स्क्वायर हमेशा प्लस होगा ना। इसीलिए एवरेज वैल्यू ऑफ करंट भले साइन फंक्शन में 0 हो, एवरेज वैल्यू ऑफ पावर 0 नहीं होता। पावर हमेशा या तो पॉजिटिव होता है या 0 होता है, नेगेटिव नहीं हो सकता है। तो तुम्हारे बिजली का बिल आता है, वो चार्ज सप्लाई का नहीं आता है, वो हीट प्रोड्यूस का आता है। अगर बिजली डिपार्टमेंट हमसे इस बात का बिजली बिल ले कि कितना चार्ज आपके घर भेजे, तो वो 0 पैसा लेगा, क्योंकि वो एक साइकिल में भेजता है चार्ज, दूसरी साइकिल में ले लेता है। वो सिर्फ चार्ज को मूव कराता है ऐसे ऐसे। मेरे घर में नेट चार्ज, बिजली विभाग, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट मेरे घर में 0 चार्ज दे रहा है, चार्ज नहीं दे रहा। जितना चार्ज देता है उतना फिर खींच लेता है, एक हाफ में देता है, एक हाफ में खींचता है, लेकिन हीट हमेशा प्रोड्यूस होता है। तो भी देखेंगे बिजली का बिल इस पे आता है, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू पे, ठीक है। लिखो इसको, ये कर लो, टेक द स्टेप। तो तुमको जो चीज हमेशा याद रखना है वो क्या है, इसको तुम ये भी लिख सकते हो, अगर I स्क्वायर और टाइम, करंट स्क्वायर और टाइम का ग्राफ पता हो, अगर करंट का स्क्वायर और टाइम का ग्राफ पता हो, I स्क्वायर और टाइम का, तो उस केस में अगर I स्क्वायर और टाइम का ग्राफ पता हो, तो उस केस में हम इसको लिख सकते हैं एरिया अंडर I स्क्वायर टी ग्राफ। हालांकि ये पता नहीं होता है, इसीलिए जनरली हम इस पे ज्यादा देते नहीं है, ठीक है। तो देख लेते हैं, तुम लोगों ने कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा है, पढ़ा है ना। e टू द पावर I थीटा क्या होता है, e टू द पावर I थीटा नहीं पढ़ा है, तो AC कैसे पढ़ोगे, कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं पढ़ा है। वेरी गुड, सही है। 11th में क्या किया था, अरे स्कूल लाइक तो पढ़ा होगा। दसवीं तो छोड़ ही दिया, स्कूल ही छोड़ दिया। अरे कम से कम स्कूल लाइक तो, चलो ठीक है, देखते हैं हम क्या कर पाएंगे तुम लोग के लिए। सबसे आसान मेथड अल्टरनेटिंग करंट को सॉल्व करने का 3 मेथड होता है, फेजर मेथड, कॉम्प्लेक्स नंबर मेथड, ठीक है, और फेजर मेथड, कॉम्प्लेक्स नंबर मेथड, और एक मेथड होता है डायग्रामेटिकल मेथड। सबसे आसान मेथड वैसे इन जनरल एडवांस तक जाना हो तो कॉम्प्लेक्स नंबर मेथड होता है, ठीक है, जिसमें हम एक रियल एक्सिस और एक इमेजिनरी एक्सिस लेके आयोटा के टर्म में लिखते हैं। तो देखेंगे क्या कर सकते हैं। चलो ठीक है, देखिए अब हम क्या कर रहे हैं, हम पहले एक बार फॉर्मूला लिख देते हैं। यहां पे आई एवरेज होता है इंटीग्रल ऑफ आई, जो स्मॉल आई लिख रहे हैं, आई एज फंक्शन ऑफ टी डी टी बाय इंटीग्रल ऑफ डी टी। यहां पे जो लिमिट यहां लोगे वही लिमिट यहां भी लोगे, जो लिमिट यहां लोगे जहां से जहां वही से यहां भी लोगे। ये होता है रिलेटेड टू सेम चार्ज, ये होता है सेम चार्ज। इसको क्या बोल सकते हो, इसको बोल सकते हो एरिया अंडर आईटी ग्राफ बाय टाइम इंटरवल। आई आरएमएस का स्क्वायर होता है, क्या होता है, आई आरएमएस का स्क्वायर होता है। इसको आई ऐसे कर दो, आई आरएमएस का स्क्वायर, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू
स्क्वायर मतलब इसको क्या बोलेंगे, मीन स्क्वायर बोलेंगे। आई आर एम एस का स्क्वायर होता है इंटीग्रल ऑफ आई एच फंक्शन ऑफ टी होल स्क्वायर डी टी बाय इंटीग्रल ऑफ डी टी। इसको यही बोल सकते हैं एरिया अंडर आई स्क्वायर टी ग्राफ, ठीक है ना, न्यूमरेटर को ये बोल सकते हैं, ठीक है। अब जरा देखो, अगर मुझसे क्वेश्चन ये पूछा गया है, सबसे पहले जो सीबीएसई में है, जो तुम लोग को पढ़ना है, वो सिर्फ साइन वेव का पढ़ना है, वो सिर्फ साइन वेव का पढ़ना है, ठीक है। हम कर सकते हैं, देख लेते हैं। तो मेरे पास एक साइन वेव इस तरह से है, ये आई है, ये टी है। इसका इक्वेशन जो है होता है इस तरह से, होता है आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। ये एसएचएम जैसा है, समझ रहे हो, एसएचएम जैसा है। आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, टी इज इक्वल टू 0 पे 0। जब ओमेगा इंटू टी, इसका एक साइकिल क्या कहलाएगा, ये अगर टाइम पीरियड टी है तो क्या बोलेंगे, इसका एक साइकिल मतलब क्या है, ओमेगा इंटू टी इज 2 पाई, यही ना। जब ये एंगल कितना हो जाएगा 2 पाई, जब ये एंगल हो जाएगा 2 पाई तो एक साइकिल कंप्लीट हो जाएगा। तो टी कितना हो जाएगा 2 पाई बाय ओमेगा, होगा ना। अब मेरे से पहला चीज ये पूछा गया है, पहला चीज आई एवरेज फुल साइकिल, हम इसको सीधे लिख रहे हैं 0, और सीधे लिख रहे हैं 0। क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हम जानते हैं ये प्लस और ये माइनस कट जाएगा। नेट न्यूमरेटर, नेट एरिया, नेट जो है एरिया, ये प्लस क्यू है, ये माइनस क्यू है। नेट जो है चार्ज सप्लाइड इन वन साइकिल इज 0, तो 0 बाय समथिंग इज 0 बाय टी इज 0, तो फुल साइकिल में 0 है। ये बताओ, अगर मुझसे ये पूछा जाए टी बाय 4 से लेकर के टी बाय 4 से लेके 3t बाय 4 तक, तब कितना होगा, होगा ना। कैलकुलेट करने मत बैठ जाना, कैलकुलेट करने मत बैठ जाना। इस पॉइंट t बाय 2 से, इस पॉइंट t बाय 2 से कोई भी डिस्टेंस डेल्टा टी पीछे आ जाओ, और इस पॉइंट t बाय 2 से कोई भी डिस्टेंस डेल्टा बाय 2 अहेड चले जाओ। t बाय 2 माइनस डेल्टा टी 2, t बाय 2 प्लस डेल्टा टी 0 ही आएगा, आएगा ना। कैलकुलेट मत करना उस केस में। दूसरा, आई एवरेज फॉर पॉजिटिव हाफ साइकिल, हम ये सब लिखाते नहीं हैं, हम ये सब डिराइव नहीं कराते हैं। ये सारी चीजें अल्टरनेटिंग करंट में डिराइव की हुई होती है, ये सारी चीजें अल्टरनेटिंग एसएचएम के केस में डिराइव किया हुआ होता है। जब एसएचएम पढ़ाते हैं तो उसमें ये सारी प्रॉपर्टी साइन फंक्शन की, एवरेज, इंस्टेंटेनियस सब बताया जाता है। उसको हम सीधे वहां से कॉपी पेस्ट बोलते हैं, वहां यह था तो वही होगा, ठीक। लेकिन तुम्हारे बैच में नहीं पढ़ा है, इसलिए इसको बता रहे हैं, क्योंकि हम फिजिक्स मैथ हम 2 बार रिपीट नहीं करते हैं, एक बार में काम चल जाए। एवरेज वैल्यू पॉजिटिव है, यानी यहां से यहां तक की एवरेज, ये तो 0 नहीं आएगी, यहां से यहां तक का तो वैल्यू 0 नहीं है, नहीं ना है जी। 0 से t बाय 2 तक में तो नहीं है, तो लिखते हैं। तो हमारा जो फॉर्मूला है वो कितना है, वो है आई एवरेज, लिखेंगे इंटीग्रल ऑफ आई नॉट साइन ओमेगा टी डी टी, 0 से t बाय 2 से डी टी, 0 से t बाय 2, सही है ना। पॉजिटिव हाफ साइकिल, आई नॉट को बाहर निकाल दो, साइन का होता है माइनस कॉस, सही है। dt का हो गया t, dt का हो गया t, 0 से t बाय 2, दैट वुड बिकम इक्वल टू आई नॉट बाहर था ही, ओमेगा बाहर निकाल दो, आई नॉट बाहर था ही, ओमेगा बाहर निकाल दो, ये हो गया t बाय 2, तो t यहाँ 2 यहाँ
ये हो गया t/2। अब यहां देखो माइनस कॉस ओमेगा टी का वैल्यू 0 से t/2, इसको माइनस को प्लस बना देते हैं, माइनस को प्लस बना देते हैं और इसको भी उलट देते हैं, इसको ऊपर इसके नीचे हो गया cos 0 माइनस कॉस ओमेगा t/2, cos 0, ठीक है, माइनस कॉस ओमेगा इंटू t/2, यही ना। cos 0 नेगेटिव को पॉजिटिव बना दिए, इसको भी उलट दिए, अपर को लोअर के, लोअर को, तो दो नेगेटिव कट गया, ये हो गया cos 0 माइनस कॉस ओमेगा t/2। ये बताओ 2i0 ओमेगा इंटू टी क्या होता है? ओमेगा इंटू टी कितना होता है? 2 पाई, यहां डालोगे 2 पाई। cos 0 माइनस कॉस ओमेगा t/2 यानी cos 0 माइनस कॉस पाई ओमेगा t/2 मीन्स पाई ना। ठीक है, cos 0 माइनस कॉस पाई, cos 0 माइनस कॉस पाई, इसका मतलब है 1 माइनस माइनस 1, 1 माइनस माइनस 1 कितना आ गया बताओ? 2/πi0 हो गया ना। कितना हो गया? अब समझ इस बात को, साइन की वैल्यू तुम जानते हो, साइन की वैल्यू 0 से 1 तक गई, साइन की वैल्यू i0 को भूल जाओ, साइन थीटा का वैल्यू 0 से 1 तक जाता है, फिर 1 से 0 तक आता है पॉजिटिव हाफ हाफ साइकिल में, है ना। 0 से 1 तक जाता है मैक्सिमम, फिर 1 से 0 तक आता है। इसकी एवरेज वैल्यू होती है 2/π, इसको याद रखना, साइन की एवरेज वैल्यू। इसका मतलब ये हुआ, अगर यहां पर एक लाइन ड्रॉ करते, कितने हाइट पे, ये 1 है ना, i0 तो कांस्टेंट, इसको भूल जाओ, i0 कांस्टेंट है, एवरेज सीट तुम इसका निकाल रहे हो, इस फंक्शन का वैल्यू 0 से 1 गया, 1 से 0 गया, मिनिमम वैल्यू क्या है 0, मैक्सिमम कितना है 1, एवरेज के बीच में होगा, कितना होगा 2/π। यानी अगर ये रेक्टेंगल बनाओगे तो इसका एरिया वही होगा, एक ऐसा रेक्टेंगल जिसका बेस लेंथ वही है, इंटरवल वही है 0 से लेकर t/2, उसकी हाइट कितनी है 2/π, उसकी हाइट कितनी है 2/π, तो इस रेक्टेंगल का एरिया वही आएगा जो इस कर्व्ड साइन फंक्शन का एरिया है। ठीक है ना? कितना होगा 2/π i0। तो i0 तो कांस्टेंट था, एवरेज वैल्यू ऑफ साइन थीटा, है कितना 2/π, एवरेज वैल्यू ऑफ साइन थीटा है 2/π, क्योंकि इसको जब लिखोगे i0 का, i का जब लिखोगे एवरेज, i0 बाहर निकल जाएगा, कांस्टेंट है, साइन ओमेगा टी का एवरेज वैल्यू होगा, और साइन ओमेगा टी का एवरेज वैल्यू पॉजिटिव हाफ साइकिल में कितना है 2/π। वैसे भी एवरेज वैल्यू मैक्सिमम मिनिमम के बीच में आना चाहिए ना, इसकी मिनिमम वैल्यू है 0, मैक्सिमम 1, तो 1 से छोटा ही होगा, तो 2/π आता है, इसको याद रखना, तुम 2/π, ठीक है, पहली बार। तो पहले इसको नोट कर लो या इसका फोटो ले लो। फुल साइकिल में 0, फुल साइकिल में 0, पॉजिटिव हाफ साइकिल में 2/π टाइम्स ऑफ i0, 2/π टाइम्स ऑफ i0। एग्रीड? पहले फोटो ले लो, फिर थोड़ा इसको डिस्कस करता हूं तुम्हारे साथ। फोटो ले लो। ये बताओ, अगर हम एवरेज वैल्यू निकालना चाहते हैं, कहां से? क्वार्टर साइकिल में 0 से लेकर t/4 तक, तो कितना आता? अगर हम एवरेज वैल्यू निकालना चाहते 0 से t/4 तक, कितना आता? क्या यही होता? क्या यही होता?
एक चीज बताओ, यहां से यहां तक अगर एरिया है ए, तो यहां से यहां तक का एरिया कितना होगा? ए होगा, होगा ना? यानी कि ये जो तुम्हारा न्यूमरेटर है ये कितना 2a है। जब तुमने इसको 0 से t/4 t/2 तक इंटीग्रेट किया था तो जो तुम्हारा ये आया था, ये कितना आया था? न्यूमरेटर क्या आया था? 2a। और यहां से यहां तक टाइम t/2 है, तो यहां से यहां तक t/4 है, यहां से यहां तक t/4 है। यानी अगर तुम इसको इंटीग्रेट करते 0 से लेके t/4 तक क्वार्टर साइकिल का पूछ देते तो तुम्हारा बेसिकली क्या है, न्यूमरेटर भी हो गया हाफ, न्यूमरेटर भी क्या हो गया? हाफ, और डिनोमिनेटर भी क्या हो गया? हाफ। एवरेज आएगा ना सेम? तो कैलकुलेट करने मत बैठ जाना, कैलकुलेट करने मत बैठ जाना, समझ लो। अब ये बताओ, हम अगर t/4 का इंटरवल ले रहे हैं, कितने का? t/4 का। हम t/4 का इंटरवल कहीं भी ले सकते हैं, यहां ले ले, हम कोई भी दो टाइम ले रहे हैं जिनके बीच का टाइम इंटरवल t/4 है। किस t/4 में एवरेज वैल्यू मैक्सिमम आएगा? अगर हम इंटरवल यहां भी ले सकते हैं, हम कहीं भी ले सकते हैं, इंटरवल का गैप फिक्स है, स्टार्टिंग टाइम और एंड टाइम के बीच का टाइम इंटरवल जो डिफरेंस है वो है t/4। कहां t/4 ले कि सबसे ज्यादा उस t/4 में एवरेज वैल्यू सबसे ज्यादा आएगा? कहां पे होगा बताओ? यहां पे t/4 प्लस t/8 तक जाओ। t/4 का है ना इंटरवल, कितने का है? t/4 का है ना इंटरवल t/4, उसको दो पार्ट डिवाइड करो, t/8 t/4 प्लस t/8, और ये t/4 माइनस t/8। देखो तो यहां से यहां तक t/4 के पास सबसे ज्यादा वैल्यू है। एरिया सबसे ज्यादा कब होगा रेक्टेंगल का? जब बेस लेंथ के अलावा हाइट का लेंथ सबसे ज्यादा होगा ना? तो यहां पे t/4 प्लस t/8 जो भी टाइम पूछा गया है, जो भी डेल्टा टी टाइम इंटरवल पूछा गया है, t/4 प्लस डेल्टा t/2 और t/4 माइनस डेल्टा t/2। अगर टाइम इंटरवल फिक्स है डेल्टा टी, और टाइम इंटरवल फिक्स है डेल्टा टी, t/4 से डेल्टा टी पीछे, डेल्टा t/2 पीछे, और t/4 से डेल्टा 2 आगे, इसके बीच में इस विंडो में एवरेज वैल्यू सबसे ज्यादा होगा ना? इससे ज्यादा एरिया कहीं नहीं मिलेगा, मानते हो कि नहीं? नहीं मान रहे हो लगता है, बहुत लोगों का आवाज नहीं आ रहा है। तुम जानते हो कि तुमको एक फिक्स्ड इंटरवल मिलेगा। तुम चाहो तो इंटरवल यहां ले लो, एरिया ये मिलेगा। तुम चाहो तो ये इंटरवल यहां ले लो, तुम चाहो तो इंटरवल यहां ले लो। तुम ये चाहते हो, डिनोमिनेटर तुम्हारा फिक्स है, तुम्हारा डिनोमिनेटर फिक्स है, कितना? t/4 या डेल्टा टी। तुम्हारा डिनोमिनेटर डेल्टा टी फिक्स है, तुम्हारा डेल्टा टी डिनोमिनेटर में जो है वो फिक्स है, और तुमको न्यूमरेटर को मैक्सिमाइज करना है। तो न्यूमरेटर को मैक्सिमाइज करना है तो सबसे ज्यादा वैल्यू यहां से यहां तक में आएगा। t/4 से क्या करोगे? प्लस डेल्टा t/2 और माइनस डेल्टा t/2 के बीच में सबसे ज्यादा आएगा। तुम अगर यहां के बदले इसको कट करके इस पार्ट को यहां से यहां डालोगे तो एरिया यहां पर घटेगा ना। हम यहां से एक स्ट्रिप कट कर लें और इसको उठा के यहां डाल दें तो जितना यहां पे हमारा एरिया ये दे रहा था उससे कम देगा ना यहां। सबसे ज्यादा एवरेज वैल्यू तब आएगा जब वो एकदम इसके सिमेट्रिकल वो टाइम इंटरवल होगा, और सबसे कम एवरेज तब होगा जब वो इसके सिमेट्रिकल होगा। 0 आएगा वैल्यू, आएगा ना? प्लस और माइनस कट जाएगा, कटेगा ना? इसको बोलते हैं फेजर मेथड। जब फेजर मेथड एसएचएम में करते हैं तो कहां से कहां तक में एवरेज वैल्यू कैसे आएगा, किस विंडो में
जब फेज घूमता है, सब कुछ देखते हैं। तो यहां पर क्या होता है, याद रखना, अगर तुमको मिनिमम एवरेज वैल्यू चाहिए, 4 जीरो चाहिए, तो इसके अबाउट एक प्लस और एक माइनस कर दो, और अगर मैक्सिमम चाहिए तो इस मैक्सिमम के अबाउट सिमेट्रिकल कर दो। खैर इसे पूछेगा तो, इसीलिए अब समझो हम इसको कर नहीं रहे हैं, बट एडवांस के लिए बता रहा हूं, मेंस के लिए नहीं, इसके लिए नहीं। एडवांस में तुमसे क्वेश्चन पूछ सकता है, फाइंड द एवरेज वैल्यू ऑफ करंट फ्रॉम t इज इक्वल टू t/6, t इज इक्वल टू t/6, यहां ना है कहीं, t/6 से लेकर के 3t/4 तक एवरेज वैल्यू क्या होगा, वहां तुमको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। या तो अगर फेजर का मेथड तुम 1 सेकंड में निकाल सकते हो, या अगर तुम्हारे पास फेजर का मेथड है तो तुम 1 सेकंड में निकाल सकते हो। हाँ निकाल सकते हो तुम फेजर के मेथड से 1 सेकंड में निकाल सकते हो, अगर तुमको पता होगा तो जब SHM पढ़ाएंगे तो उसमें फेजर पे देखेंगे और क्या क्या होता है। ठीक है, तो याद रखना इसको 2/π होता है। ठीक, फुल साइकिल में 0, हाफ साइकिल में 2/π, इसको तुम रट लो 2/π। ठीक है, अब चलो इसमें थर्ड, इसी का हम निकालना चाहते हैं रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। क्या निकालना चाहते हैं, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। कैसे निकालेंगे, प्रोसेस वही है, देखो आई स्क्वायर को इंटीग्रेट करके निकाल देते हैं। ठीक है, सो देखते हैं, नोट करना है, कर चुके थे, मिटा दें। देखो तो तुम्हारा यही सोर्स है, I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। इसका हम क्या निकालना चाह रहे हैं, इसका हम निकालना चाह रहे हैं रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। क्या निकालना चाह रहे हैं, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। पहले ये बताओ साइन स्क्वायर का मीन वैल्यू कितना होता है, साइन स्क्वायर थीटा का एवरेज वैल्यू कितना होता है। 1/2 होता है, बताया था कभी, नहीं सर आप ही ने बताया था, SHM पढ़ाया था जब, SHM पढ़ाया तुमने, इसको रट लो, इसको रट लो, अभी प्रूव करेंगे बट इसको रट के रखा करो। ये सब चीजें एग्जाम हॉल में टाइम नहीं देता है, हमको इसका ये निकालना है, एवरेज वैल्यू निकालना। हम जानते हैं IRMS का स्क्वायर, कोई फंक्शन हो, यही नहीं कोई भी फंक्शन हो, यहाँ कोई भी फंक्शन हो, अभी देंगे। हाँ क्या चीज, अच्छा वो एवरेज कैसे निकालेंगे, एवरेज कैसे निकालेंगे, फेजर पढ़ाएंगे तो बता देंगे। एक काम करते हैं ना, इसको खत्म करने के बाद तुम लोग चाहो तो लोग SHM भी पढ़ा देंगे, क्या दिक्कत है। तो आप उसमें पढ़ा रहे हो ना, तो उसको छोड़ो ना, तुम लोग में अलग से पढ़ा देंगे जो तुम्हारे काम आ जाएगा। एक्चुअली उस बैच में मुझे पढ़ाना था वेव्स, मैंने बच्चों से पूछा SHM पता है तो नहीं पता था, तो SHM के बिना वेव्स नहीं हो सकता मुझे। एक्चुअली उसने मॉडल फीस खत्म कर दिया है, अभी SHM चल रहा है, फिर वेव्स खत्म होगा, फिर हीट खत्म होगा, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स, उसके मैकेनिक्स स्टार्ट करूंगा या एरोडायनेमिक्स स्टार्ट करूंगा। क्योंकि जब एक बार मैं एरोडायनेमिक्स स्टार्ट करूंगा, अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक शुरू किया AC के पहले खत्म नहीं होगा, और अगर वेक्टर स्टार्ट किया काइनेमेटिक्स तो वो फ्लूइड मैकेनिक्स से पहले खत्म नहीं होगा, तो उसमें फिर बीच में वो डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए। और वो हम वेट कर रहे हैं कि एग्जाम का डेट आ जाए, तो मेरा ये कि 31 जनवरी तक उनका मोस्ट ऑफ द स्कोरिंग टॉपिक खत्म कर देंगे। ठीक है, चल देखते हैं रूट मीन स्क्वायर स्पीड, इसका डिफिनीशन होता है I स्क्वायर dt बाय इंटीग्रल dt। तो फुल साइकिल में निकाल रहे हैं तो क्या लिखते हैं, I नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी, यही ना। फुल साइकिल में हो तो 0 से t चले जाओ,
फुल साइकिल में हो तो 0 से t चले जाओ। ये बताओ साइन का फंक्शन तो तुम जानते हो, साइन स्क्वायर का फंक्शन इस तरह से होगा जी। यस सर। साइन स्क्वायर का फंक्शन इस तरह से होगा। तो अगर हम आई स्क्वायर की बात करें जो कि है आई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी, ये फंक्शन इस टाइप, तो इसमें तो पॉजिटिव नेगेटिव है नहीं, सब पॉजिटिव ही है, सब पॉजिटिव ही है। ये 0 है, ये t0/2 है, ये t0 है। ठीक है, चलो इसको इंटीग्रेट करते हैं। यही फॉर्मूला यही है हमेशा। हम इसको फुल साइकिल में निकाल रहे हैं, कितने में? फुल साइकिल में। तो कैसे निकालेंगे? आई नॉट को तो बाहर निकाल दो, आई नॉट स्क्वायर कांस्टेंट है, इसका क्या हो जाएगा? इंटीग्रल t हो जाएगा। ठीक है ना? साइन स्क्वायर थीटा को लिखेंगे 1 माइनस कॉस 2 थीटा, 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी बाई 2। सही है? ये हो जाएगा आई नॉट स्क्वायर बाई 2t, 2 बाहर निकल गया, इसको करो इंटीग्रेट, t dt, t माइनस साइन 2 ओमेगा टी बाई 2 ओमेगा, ये होगा ना? सही है जी? किसी कोई डाउट? अब देखो, साइन 0 0, टी का वैल्यू 0 0, तो लोअर लिमिट में ये भी 0 ये भी 0, खत्म। लोअर लिमिट में ये भी 0 ये भी 0, खत्म। अपर लिमिट में ये t और ये कितना हो जाएगा? 2 ओमेगा कैपिटल टी। तुम जानते हो t इक्वल होता है 2 पाई बाय ओमेगा, यानी ओमेगा इंटू टी कितना होता है? 2 पाई। सो 2 टाइम्स ओमेगा इंटू टी कितना हो जाएगा? 4 पाई। तो 4 पाई, साइन 4 पाई भी क्या होता है? 0 होता है। तो साइन 0 भी 0 और साइन 2 टाइम्स ऑफ ओमेगा टी 4 पाई, साइन 4 पाई, ये तो वैसे ही खत्म हो गया। यहां क्या बचा? सिर्फ टी बच गया ना। आई नॉट स्क्वायर बाय 2t इंटू टी हो गया ना, ये और ये कट गया, तो कितना आ गया? कितना आ गया? इसका मतलब क्या हो गया? आई नॉट स्क्वायर तो कांस्टेंट था, उसको तो भूल जाओ। साइन स्क्वायर का एवरेज वैल्यू निकल रहा है। आई नॉट स्क्वायर तो सिर्फ मल्टीप्लाई हो गया था बाहर से आके, ये तो नहीं भी होता, यहां भी, यहां आई नॉट स्क्वायर नहीं होता, यहां भी आई नॉट स्क्वायर नहीं होता। साइन स्क्वायर ओमेगा टी का एवरेज वैल्यू कितना आ रहा है? 1/2। साइन स्क्वायर का एवरेज वैल्यू पूरे साइकिल में होता है 1/2, यानी कि अगर हम यहां से, और ये साइन स्क्वायर है, आई नॉट स्क्वायर को भूल जाओ, और यहां पे ये कहां से कहां जा रहा था? 0 से 1, ये 0 से 1 जाता था, फिर 1 से 0 जाता था। तो यहां 1/2 पे एक लाइन खींच दें तो एरिया अंडर ग्राफ सेम आएगा। ये 0 से 1 जाता है, फिर 0 से 1, फिर 0 से 1। लेकिन अगर साइन स्क्वायर के केस में, लेकिन अगर यहां 1/2 पे एक लाइन खींच दें तो इस रेक्टेंगल का एरिया इस दोनों के एरिया के बराबर होगा, 1/2 होता है। तो यानी आ गया आई नॉट स्क्वायर बाय 2। लेकिन हमको तो ये क्या निकला? ये निकला है एवरेज ऑफ I1 स्क्वायर। ये निकला I1 स्क्वायर प्लस I2 स्क्वायर प्लस I3 स्क्वायर प्लस I4 स्क्वायर बाय 4। ये निकला है एवरेज ऑफ मीन ऑफ स्क्वायर ऑफ करंट। हमको क्या चाहिए? रूट ऑफ एवरेज ऑफ स्क्वायर ऑफ करंट। तो हमको ये जो निकला है ये आरएमएस नहीं निकला है इस इंटीग्रेशन से। अब हम क्या करेंगे? लिखेंगे आई आरएमएस इक्वल टू कितना? अंडर रूट ऑफ दिस। होगा ना? यस सर। इसका मतलब ये हुआ कि अगर इस करंट की जगह टाइम वेरिंग करंट की जगह अगर आई नॉट बाय रूट 2 का एक कांस्टेंट करंट पास कराते, और इस टाइम वेरिंग करंट की जगह अगर आई नॉट बाय रूट 2 का एक कांस्टेंट करंट पास कराते, तो भी एक साइकिल में उतना ही हीट प्रोड्यूस होता जितना ये कर रहा था। जितना ये हीट प्रोड्यूस कर रहा था एक साइकिल में, उतना ही ये हीट प्रोड्यूस करेगा
एक साइकिल में। ये कभी कम करेगा कभी ज्यादा करेगा, ये हमेशा इक्वल करेगा, बट दोनों की वैल्यू पूरे साइकिल में सेम आएगी। दिस इज द कांस्टेंट वैल्यू ऑफ करंट विच व्हेन पास्ड प्रोड्यूसेस सेम अमाउंट ऑफ हीट एज द हीट प्रोड्यूस्ड बाय दिस वेरिएबल करंट, I नॉट बाय रूट 2 होता है। ठीक है, कोई डाउट? नो सर। फोटो खींच लो। ले लिया फोटो? यस सर। याद रखना ये क्या होता है, I नॉट बाय रूट 2 होता है। ठीक है, I नॉट बाय रूट 2 होता है। अब देखो, दो तीन बातें समझ लो। पहली बात, किसी भी इसमें आई एवरेज की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू, सॉरी, आई आरएमएस की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू आई एवरेज होती है। होती है? यस सर। क्यों होती है? सो पॉजिटिव। क्यों होती है? आइडियल गैस इक्वेशन पढ़े हो? यस सर। रूट मीन स्क्वायर स्पीड ग्रेटर देन इक्वल टू एवरेज स्पीड होती है, एंड दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू मोस्ट प्रोबेबल स्पीड होती है। होती है क्या? यस सर। क्यों होती है? क्यों होती है बताओ, सोचा है कभी? आईआरएमएस बड़ी होती है हमेशा। इक्वालिटी होल्ड्स ओनली फॉर, इक्वालिटी होल्ड्स ओनली फॉर कांस्टेंट करंट। अगर करंट की वैल्यू कांस्टेंट है तो इक्वल होगा, नहीं तो इक्वल नहीं होगा। ठीक है, सोचना इस पे। दो तीन तरीका है समझने का, दो तीन तरीका है, वो जो अच्छा लगेगा। एक है एरिथमेटिक मीन इज ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन, ये होता है ना। यस। एक होता है कॉचीज इनइक्वालिटी, पढ़े हो कैलकुलस में? सर क्या? CAUCHYS, कॉचीज इनइक्वालिटी। सर नहीं पढ़ा। नहीं पढ़े हो? ठीक है, बहुत अच्छी बात है। सैंडविच थ्योरम पढ़े हो? यस सर। पढ़े हो? यस सर। लगाना उसको, नहीं लगेगा तो बताना, सोचना इस पे क्यों होते हैं। ठीक है, अब देखो दूसरी बात, अगर तुमसे कभी हम किसी बड़े फंक्शन का एवरेज वैल्यू पूछ रहे हैं, एक मिक्सचर ऑफ फंक्शन का या एक दूसरे किसी अल्टरनेटिंग टाइप का, तो उसमें याद रखना एक चीज, क्या होता है याद रखना, दो चीजें, थ्योरम ऑफ एवरेजेस, इसको क्या बोलते हैं? थ्योरम ऑफ एवरेजेस। पहला, एवरेज ऑफ सम इक्वल टू सम ऑफ एवरेजेस। क्या होता है? एवरेज ऑफ सम इज इक्वल टू सम ऑफ एवरेजेस। इसका मतलब क्या हुआ? अगर एक फंक्शन है एफ टी, एक फंक्शन है जी टी, इन दोनों के सम का तुम एवरेज निकाल रहे हो, दैट इज इक्वल टू एफ टी का एवरेज प्लस जी टी का एवरेज। दूसरा, अगर किसी कांस्टेंट को मल्टीप्लाई या डिवाइड किए हो किसी फंक्शन में, तो जब उसका मीन वैल्यू निकालोगे तो सिर्फ जो फंक्शन है उसका मीन निकलेगा, कांस्टेंट बाहर आ जाता है। अगर कोई कांस्टेंट है सी टाइम्स ऑफ एफ टी और तुम इसका एवरेज निकालना चाह रहे हो,
ये सी बार एफ टी का एवरेज वैल्यू, कांस्टेंट कम्स आउट, कांस्टेंट, ये सी क्या है, कांस्टेंट है। अब समझो हम ऐसा क्यों तुमको ये थ्योरम बता रहे हैं। हम नहीं चाहते कि तुमको अगर कोई क्वेश्चन आए तो तुम बैठ के इंटीग्रेट करो। तुमने इंटीग्रेशन कर लिया, एक बार कर लिया, जीवन में एक बार डिफिकल्टी लेवल झेल लिया, दोबारा नहीं झेलना है, दोबारा नहीं झेलना है। तुमसे अगर ये पूछा गया है कि एक करंट है ए प्लस बी साइन ओमेगा टी, क्या है, ए प्लस बी साइन ओमेगा टी, एक कांस्टेंट है, बी भी कांस्टेंट है। ए को बोलते हैं डीसी पार्ट, ए को क्या बोलते हैं, डीसी पार्ट, ये डीसी पार्ट, ये टाइम के साथ नहीं हो रहा है चेंज, यस सर। ये है डीसी पार्ट, ये होता है एसी पार्ट, ये क्या होता है, एसी पार्ट। करंट इस तरह से, यानी दो करंट सुपर इंपोज किया हुआ है, एक बैटरी से कांस्टेंट करंट जा रहा है और उसी वायर में एक अल्टरनेटिंग करंट का भी वोल्टेज दे दिए, तो दोनों जुड़ जाएगा ना। यस सर। मान लो इसके वजह से वोल्टेज, ये वोल्टेज माइनस बी से प्लस बी फ्लक्चुएट कर रहा है, इसकी वजह से वोल्टेज होता -2 वोल्ट से +2 वोल्ट, और ये मैंने कितना दे दिया है, 3 वोल्ट। तो जब ये माइनस होगा, -1, जब ये -1 होगा तो होगा a माइनस बी, जब +1 होगा तो प्लस बी। बेसिकली क्या हो रहा है, इसको मैंने 3 वोल्ट शिफ्ट कर दिया, इसको मैंने 3 वोल्ट शिफ्ट कर दिया। जो साइन फंक्शन ऐसे बनना चाहिए था, कैसे, जो साइन फंक्शन ऐसे बनना चाहिए था, बी साइन ओमेगा टी, समझ रहे हो ना, बी साइन ओमेगा टी, वही साइन फंक्शन अब ऐसे बन गया, कहां शिफ्ट हो गया, ए पे। जो यहां पर होना चाहिए था बी साइन ओमेगा टी, वो ए पे जाके बी साइन ओमेगा, यानी कि इसकी वैल्यू यहां कहां से कहां जाती थी बताओ, प्लस बी से माइनस बी। यस सर। अब यहां कहां से कहां जाएगी बताओ, ए प्लस बी से ए माइनस बी, यहां से होगा हाइट, होगा ना। यस सर। चलो जो भी है, हमसे ये पूछा गया है इसकी एवरेज और आरएमएस वैल्यू निकालनी है, इसकी एवरेज और आरएमएस वैल्यू निकालनी है। यही हम एसएचएम में भी करते हैं, यही हम एसएचएम में भी करते हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, आई एवरेज निकालना है, तो क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम, फर्स्ट थ्योरम, एवरेज ऑफ दिस प्लस एवरेज ऑफ दिस प्लस एवरेज ऑफ दिस, ये कितना हो जाएगा, ए, ये तो कांस्टेंट है ना, यस सर। इसका मीन वैल्यू यही होगा, प्लस बी बाहर, साइन ओमेगा टी का एवरेज वैल्यू क्या होता है बताओ, क्या बताए थे, 0, तो कितना आ गया, आएगा। यस सर। तुम देखो वो जो लाइन था, जो भी ड्रॉ किए थे ग्राफ, x इक्वल टू वाई इक्वल टू ए वाला जो लाइन था, उससे जितना एरिया ऊपर बनेगा उतना बनेगा नीचे, तो अल्टीमेटली उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, यही ना। यस सर। इसका हमको निकालना है रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, इसका निकालना है रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। तो तुम्हारे दो मेथड हैं, पहला इसको स्क्वायर करोगे, फिर dt करोगे, इंटीग्रेट करोगे, फिर बाद में उसका रूट लोगे। दूसरा तरीका है, अब तो उसका निकालना रूट मीन स्क्वायर, आई का स्क्वायर ले लो, आई का स्क्वायर क्या होगा बताओ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस 2ab कॉस ओमेगा टी होगा। यस सर। अब क्या करो, सब में लगा दो एवरेज, आई स्क्वायर का एवरेज वैल्यू, ए स्क्वायर का एवरेज वैल्यू, प्लस बी स्क्वायर कांस्टेंट, साइन स्क्वायर ओमेगा टी का एवरेज वैल्यू, प्लस 2ab कांस्टेंट, कॉस ओमेगा टी का एवरेज वैल्यू। इसका एवरेज वैल्यू 0 पूरे साइकिल में, यस सर। कॉस ओमेगा टी का मीन वैल्यू पूरे साइकिल में 0, इसका 1/2, इसका हो गया ए स्क्वायर। तो आई स्क्वायर का एवरेज वैल्यू, आई स्क्वायर का एवरेज वैल्यू आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई 2 होगा।
आरएमएस वैल्यू का डिफिनीशन है इसका रूट, और इसको बोलते हैं आई आरएमएस का स्क्वायर, एवरेज ऑफ द स्क्वायर। तो यहां से आई आरएमएस क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाय 2 का रूट बनेगा। Yes, sir. दिस इज द एवरेज वैल्यू, नोट कर लो। ये किसी बुक में नहीं मिलेगा, ये किसी बुक में नहीं मिलेगा, एक बुक में तो कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि पता नहीं क्यों नहीं, मेथड किसी और बुक में होते हैं, पढ़ना किसी और बुक में होता है। कोई भी बुक उठा के देख लो, कोई भी बुक, ये सब मेथड नहीं मिलेगा, सब में इंटीग्रेट करके ही निकाला है। क्लिक ले लो इसका। Sir, हाँ, sir, आपने जब आई स्क्वायर किया तो 2ab cos थीटा कैसे हो गया? साइन होगा ना। Yes, sir. हाँ, मैंने ध्यान नहीं दिया, साइन होगा, करेक्ट, साइन होगा। Sir, ऊपर में साइन होगा। ऊपर भी साइन होगा ना, हाँ साइन होगा, सही है। आंसर हालांकि मैटर नहीं करे, लेकिन हाँ गलत मैंने लिखा था, मेरा ध्यान कहीं और होगा। ठीक है, अगला देखो। अगला फोर्थ, आई इक्वल टू दिया हुआ है ए साइन ओमेगा टी प्लस बी कॉस ओमेगा टी, ए साइन ओमेगा टी प्लस बी कॉस ओमेगा टी। ओमेगा यहां भी है, ओमेगा यहां भी है। क्या ये एसी है, इसका एम्पलीट्यूड क्या है, इसका मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ए क्या होगा, ये निकालना है। तो क्या करोगे, समझ रहे हो, ये ए साइन ओमेगा टी प्लस बी कॉस ओमेगा टी। फाइंड करंट एम्पलीट्यूड, क्या चीज, कैसे निकालोगे करंट एम्पलीट्यूड, कितना होगा बताओ। है करंट एम्पलीट्यूड क्या होगा इसका, Sir, a plus b. मारूंगा पकड़ पकड़ ये सबको। दो मेथड है इसके। पहला मेथड यूज सकते हो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए बाय अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन ओमेगा टी प्लस बी बाय अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सही है। Yes, sir. क्या इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर 1 है? Yes. इसका मतलब ऐसा कोई एंगल हम खोज सकते हैं 0 से 360 के बीच में कि ये अगर उसके लिए cos अल्फा के बराबर है या cos फाई के बराबर है, तो ये sin फाई के बराबर है। Yes, sir. Yes. हम ऐसा कोई एंगल 0 से 360 में खोज सकते हैं। क्या कंडीशन है, दो ही चीज है, एक तो मॉड ऑफ sin अल्फा या cos अल्फा 1 से छोटा होगा, वो है, दोनों ही 1 से छोटा है। दूसरा दोनों का स्क्वायर 1 होना चाहिए, कोई ना कोई तो मिलेगा एंगल। तो अगर हम इसको इस तरह रिप्लेस कर दें, ये कितना आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी कॉस फाई प्लस कॉस ओमेगा टी साइन फाई साइन ओमेगा टी प्लस फाई होगा ना। Yes. जहां tan फाई की वैल्यू साइन फाई बाय कॉस फाई हो जाएगा बी बाय, खैर जो भी है, ये है इक्वेशन। तो क्या आ गया, एम्पलीट्यूड कितना आ गया, एम्पलीट्यूड क्या आ गया, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इसका करंट एम्पलीट्यूड या एसएचएम होता, एसएचएम होता तो एसएचएम का एम्पलीट्यूड, इसका एम्पलीट्यूड है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसीलिए इसका आई आरएमएस होगा
अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाय रूट 2 होगा। यस सर। इसीलिए इसका आई एवरेज होगा पूरे साइकिल में 0, इसीलिए इसका आई एवरेज होगा हाफ साइकिल प्लस हाफ साइकिल प्लस पॉजिटिव हाफ साइकिल में कितना होगा 2 बाई पाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा। यस सर। चलो दूसरा मेथड, इसका दूसरा मेथड हम क्या करते हैं, इसको स्क्वायर कर देते हैं। हम इसको स्क्वायर करके इसका एवरेज वैल्यू निकाल देते हैं। देखो कैसे, हम इसको स्क्वायर करके इसका एवरेज वैल्यू निकाल रहे हैं। इसका हम स्क्वायरिंग कर रहे हैं। आई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस 2ab साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी होगा ना। यस सर। आई स्क्वायर का एवरेज वैल्यू, ए स्क्वायर बाहर, इसका क्या होता है एवरेज वैल्यू 1/2, बी स्क्वायर बाहर, कॉस स्क्वायर का 1/2, ए बी साइन 2 ओमेगा टी 0, साइन 2 ओमेगा टी कोई भी साइन फंक्शन हो उसका एवरेज वैल्यू 0 से यहां से लेके यहां तक 0, तो कितना आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाय 2 आ गया ना। यस सर। लेकिन आरएमएस वैल्यू क्या होता है, ये क्या होता है, ये होता है आई आरएमएस का स्क्वायर होता है। तो आई आरएमएस कितना है बताओ, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाय 2 होगा ना। यस सर। वही था ना। यस सर। ठीक है, ये होता है ए स्क्वायर। उसी तरह से अगर तुमसे हम पूछें इस तरह से, कैसे नोट कर लो, पिक्चर ले लो। ले ली। एक सेकंड सर। चलिए अब मुझे एक सेकंड में बिना कैलकुलेशन के बताओ, मुझे एक सेकंड में बिना कैलकुलेशन के बताओ कि अगर क्वेश्चन है x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस बी साइन 2 ओमेगा टी प्लस सी साइन 3 ओमेगा टी, ये आई, इसका आरएमएस वैल्यू कितना होगा। इसका आई आरएमएस का स्क्वायर कितना होगा, ए स्क्वायर बाय 2 यस सर। बी स्क्वायर बाय 2 सी स्क्वायर बाय 2। प्लस 2a इंटू दिस 0, यस सर। क्योंकि जब इसको लिखोगे 2ab, 2 टाइम्स ऑफ दिस इंटू दिस, 2 टाइम्स ऑफ दिस इंटू दिस, तो साइन ए साइन बी को तोड़ोगे, साइन ए साइन बी को जब ब्रेक करोगे तो एक आएगा कॉस फंक्शन, एक आएगा कॉस फंक्शन, आएगा ना। यस सर। दोनों का एवरेज वैल्यू 0 है। इसको इसको करोगे, इसको इसको करोगे, फिर से एक टर्म आएगा दिस इंटू दिस, उसको फिर ब्रेक करोगे, साइन ए साइन बी को, कॉस ए माइनस कॉस बी, कॉस ए भी 0 कॉस बी भी 0, वो भी 0, सब 0 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा सिंपली, ये यहां से आएगा आई आरएमएस इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2 होगा ना। यस सर। चलिए हम अब आ रहे हैं ट्रायंगुलर पल्स पे। अभी तक हम किस पे थे, अभी तक हम साइन फंक्शन देख रहे थे। अब हम आ रहे हैं ट्रायंगुलर पल्स पे, हम आ रहे हैं ट्रायंगुलर पल्स पे। तो हम ट्रायंगुलर पल्स को निकालते हैं। देखो इसको फोटो ले लो, लेना चाहो तो इसका फोटो भी ले लो। डेली सर। ले लिया, यस सर। ठीक।
अब क्या है, अब क्या है कि मेरे पास एक ट्रायंगुलर पल्स है इस टाइप से, ये टाइम है, ये सॉ टूथ है, ये करंट आई है, और इसमें हो क्या रहा था, इस टाइप से एक डायग्राम दिया हुआ है क्वेश्चन में, ये यहां से यहां जाता है, फिर यहां स्टार्ट होता है, फिर यहां से यहां जाता है, फिर यहां से स्टार्ट होता है, यहां से यहां जाता है, फिर यहां स्टार्ट होता है, इस टाइप से एक ट्रायंगुलर पल्स है। टाइम दिया हुआ है, यह है 2, यह है 4, यह है 6, और ये जो टाइम दिया हुआ है ये दिया 50 एम्पियर या जो भी है। पूछा है फाइंड एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस एंड रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, फाइंड इट्स एवरेज एंड आरएमएस वैल्यू पर सेकंड। क्या करोगे, ये डायग्राम दिया हुआ पूछा है, तो तुमको पता है एवरेज निकालना है। वैसे तो फॉर्मूला होता है अंडर रूट आई डी टी, सॉरी इंटीग्रल ऑफ डी टी बाई आई डी टी बाई इंटीग्रल ऑफ डी टी। ये क्या है, एरिया है, एरिया अंडर आई टी ग्राफ बाय बेस, यही ना। ये बता इसका एरिया कितना होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट डिवाइडेड बाय ये कितना है, 2 है ना। सॉरी 25 हो जाएगा, हो जाएगा ना 25 एवरेज वैल्यू। दूसरा रूट मीन स्क्वायर वैल्यू का स्क्वायर, ये होता है इंटीग्रल ऑफ आई स्क्वायर डी टी व इंटीग्रल ऑफ डी टी। तो हमें दो रास्ते हैं, तुम्हारे पास दो रास्ते हैं, एक ही रास्ता है। एक मिनट देखो, क्या इसका ग्राफ हम प्लॉट कर सकते हैं, बट ग्राफ इसका बनेगा पैराबोला ना, आई स्क्वायर बनेगा पैराबोला ना, क्योंकि आई का ग्राफ टाइम के साथ देखो, आई की वैल्यू जो है टाइम के साथ 0 से 2 तक देखो, तो आई की वैल्यू है स्लोप 25/t, 25t है ना। तो यहां जो स्क्वायर देंगे, यहां जो स्क्वायर करेंगे तो ये क्या जो है बन जाएगा, दैट इज गोइंग टू बिकम 25 स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर, वो पैराबोला ग्राफ होगा। तो पैराबोला को हमको वैसे भी मेंसुरेशन का कोई फॉर्मूला याद है नहीं, हाँ ये भले याद है, पैराबोला का हमको मेंसुरेशन का फॉर्मूला याद है नहीं, बट पैराबोला का एक खास प्रॉपर्टी होता है, जो पैराबोला का होता है ना एरिया, एरिया अंडर ग्राफ से भी निकाल सकते हो। तो एक काम करते हैं, इसको हम यहां इसको प्लेस कर देते हैं, हम 0 से t तक यहां तक निकाल रहे हैं, क्या लिख देंगे 25t इंटीग्रल ऑफ 25t का होल स्क्वायर dt, सही है। ये कितना है बताओ, 625 टी स्क्वायर का इंटीग्रल t³/3, यही ना। and that would become equal to 625/2 into 8 minus 0/3, यही ना। आएगा कुछ, ये और ये कट गया, कितने से 4 से कट गया ना, तो आई आरएमएस हो जाएगा। देखो अब इसका रूट लो, इस इंटीग्रेशन का, ये इस इंटीग्रेशन से तुमको आएगा स्क्वायर ऑफ रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 625 into 4/3 and that is equal to 25 into 2 50/3 √3। ये होगा इसका रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, ये होगा इसका रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, ठीक है, ये होगा इसका रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। फोटो ले लो,
ले लिया? यस हाँ चलो, ऐसे और भी केसेस हैं, हम ले सकते हैं। देखो, एसी सोर्स, जो एसी वोल्टेज सोर्स या करंट सोर्स होता है, उसका सिंबल ये होता है। हमारा बैटरी का सोर्स कैसे था? सिंबल ऐसे था, लिखते थे वोल्टेज वी, लिखते थे ना, या ईएमएफ ई। अब जो सोर्स होता है वो ऐसे होता है, इसको ऐसे शो करते हैं, इसको बोलते हैं, ये था डीसी सोर्स, डीसी सोर्स था, इसको बोलते हैं एसी सोर्स, इसको बोलते हैं एसी सोर्स। इस यहां लिखते हैं E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, या V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। इसके बाद यह प्लस माइनस पोलैरिटी इंटरचेंज होता रहता है। एक तो मैग्नीट्यूड ऑफ ईएमएफ भी बदलता है और डायरेक्शन भी बदलता है, पोलैरिटी बदलता है। तो इसको इस तरह से शो करते हैं। इंडिया में जो एसी चलता है इन इंडिया, और यही सारे क्वेश्चंस में भी होता है, डिफरेंट कंट्री में जो फ्रीक्वेंसी होता है ओमेगा, इसको बोलते हैं हम वोल्टेज एम्पलीट्यूड। क्या बोलते हैं इसको? वोल्टेज एम्पलीट्यूड। ये क्या होता है? मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वोल्टेज, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वोल्टेज। ओमेगा को क्या बोलते हैं हम लोग? एंगुलर फ्रीक्वेंसी। क्या बोलते हैं? एंगुलर फ्रीक्वेंसी। इंडिया में अच्छा, अगर मैक्सिमम वैल्यू ये है तो इसमें हम जानते हैं, हम तो क्या बताए थे कि वी आरएमएस कितना होता है? वी नॉट बाय रूट 2 होता है ना। यस सर तो यानी कि v की मैक्सिमम वैल्यू, जो ये v की मैक्सिमम वैल्यू है, वो कितनी हो जाएगी बताओ? रूट 2 टाइम्स ऑफ वी आरएमएस, है ना। इंडिया में होता है, लिखा होता है 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज। क्या होता है? 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज। हमारे जो डोमेस्टिक घर में जो प्लग होता है, स्विच होता है, जो भी चीज चार्जिंग पॉइंट लगाते हो, कुछ भी, 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज होता है। इसका मतलब क्या है समझो। 50 हर्ट्ज का मतलब है ये फ्रीक्वेंसी है। ये क्या है? फ्रीक्वेंसी है, एफ का मतलब 1 बाय टाइम पीरियड। यानी ओमेगा की वैल्यू कितनी है एक्चुअली में? 2 पाई बाय टाइम पीरियड। यानी कितनी? 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी। यानी ओमेगा की वैल्यू है 50 इंटू 2, कितना हो गया? 100 पाई रेडियन पर सेकेंड। याद रखना। इस इंफॉर्मेशन का क्या मतलब है, इसको एकदम याद रखना। तुम्हारे किसी भी क्वेश्चन में दिया होगा इस तरह से, उसका मतलब है ये 50 हर्ज है, उससे ओमेगा निकल जाएगा, एंगुलर फ्रीक्वेंसी निकल जाएगा। कितना? 50 हर्ज। हमेशा 50 हर्ज दिया जाता है, अनलेस अदरवाइज रेयर क्वेश्चन हो। अदरवाइज 50 हर्ज का मतलब है 100 पाई। तो 220 वोल्ट इज नॉट द पीक वोल्टेज, इट इज ऑलवेज गिवन आरएमएस वोल्टेज। ऑलवेज, ऑलवेज एंड ऑलवेज, याद रखना। ऑलवेज इन एसी चैप्टर, अल्टरनेटिंग करंट चैप्टर में जो भी वैल्यू दिया है वोल्टेज का, वो हमेशा अल्टरनेटिंग करंट का, अल्टरनेटिंग वोल्टेज का आरएमएस वैल्यू होता है। ये ऑलवेज इन एसी आरएमएस वैल्यू इज गिवन, ठीक। यानी वी आरएमएस की वैल्यू कितनी है? 220 वोल्ट। यानी अगर तुमसे हम ये दे दें, एक हाउस होल्ड में 220 वोल्ट 50 हर्ज है, तो तुम्हें समझना है कुछ नहीं लिखे हैं किस टाइप का वोल्टेज है, मतलब कौन सा है? रूट मीन स्क्वायर वोल्टेज है। तो पीक वोल्टेज कितना है इसका? ये क्या हो जाएगा? वी नॉट बाय रूट 2 होगा ना। यस सर तो वी नॉट की वैल्यू है 220 रूट 2, दैट मीन्स 311 वोल्ट के लगभग। तो याद रखना, अगर मेरे इस घर में लिखा हुआ है, इस स्विच पे लिखा हुआ है कि 220 वोल्ट है, और मैं जानता हूं मेरे फिंगर्स 250 वोल्ट टॉलरेट कर सकते हैं, मैं अपने फिंगर घुसा दूंगा ये सोच के
कि 220 वोल्ट जो है 220 वोल्ट है और मैं तो 250 वोल्ट तक टॉलरेट कर सकता हूं, तो मुझे झटका लग जाएगा, क्योंकि ये उसका वो वोल्ट दिया है जो बिजली विभाग हीट के लिए तुमसे ले रहा है। यूनिट ऑफ पावर, यूनिट ऑफ जो हमारा बिजली का होता है वो होता है किलोवाट आवर। क्या होता है? किलोवाट आवर। वो हीट का पैसा लेता है, तो इसीलिए वो हीट लिखता है, वो कितना हीट दे रहा है वो उसके लिए इंपॉर्टेंट है, इसीलिए रूट मीन स्क्वायर वैल्यू लिखता है। अगर यहां लिखना चाहेंगे क्या चीज, एवरेज वैल्यू वोल्टेज, तो क्या आएगा? 0। ठीक है, तो इसको याद रखना कि जब भी कोई वैल्यू दिया है वो क्या है? रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। पीक वैल्यू निकालना चाहते हो तो उसको √2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। दूसरी बात, 50 हर्ट्ज का मतलब ये है फ्रीक्वेंसी, इसको ओमेगा में कमेंट करोगे ये आएगा। ठीक है, बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। फोटो ले लो इसका फोटो ले लो।